दोस्तों, ये कहानी जो है बेताल ने विक्रम को सुनाई थी। एक बार फिर विक्रम उस वृक्ष के निकट आया। बेताल के बार बार भागने पर हालांकि राजा विक्रम को काफी क्रोध आता था, किंतु उस योगी ने उसे पहले ही समझा रखा था कि वह बेताल सीधा साधा यहाँ नहीं आएगा। वह लाख अड़चने डालेगा, मगर तुम्हें बहला फुसलाकर हर हालत में उसे यहाँ लेकर आना है। अतः क्रोधित होने के बावजूद विक्रम अपने निर्णय पर अडिग था। बेताल मुर्दा बना लटका था। राजा विक्रम ने उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। बेताल बोला, राजा विक्रम, मैं जानता था कि तुम आओगे। उस योगी को मेरी बहुत ज़रूरत है। और वह हंसने लगा। तुम हंसते क्यों हो? पूछा विक्रम ने। हे राजा विक्रम, बेताल बोला, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि विद्वान भी यदा कदा समय को नहीं समझ पाते हैं, न पहचान पाते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? विक्रम ने पूछा। सुनो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बेताल बोला। कलिंग देश में जयंत नाम का एक व्यापारी रहा करता था। जयवंत नाम का उसका एक रूपवान पुत्र था। वह पिता के कहे अनुसार व्यापार करने के एक देश से दूसरे देश आया जाया करता था। एक समय की बात है, वह गांधार देश में व्यापार करने गया। राज दरबार में जाकर उसने राजा को अनमोल सामान दिखलाया। तब राजा ने उसे अंतपुर में आकर राजकुमारी को वह सामान दिखाने के लिए आमंत्रित किया। जयवंत अंतापुर में गया। अंतापुर में जाना नई बात ना थी। प्राय वह दूसरे राज्यों में भी जाया करता था। वहां से वह अच्छा व्यापार कर लाता था। वह कड़े पहरे में गांधार देश के अंतापुर में लाया गया। जयवंत ने राजमाता को अपना सामान दिखलाया शुरू किया। हे राजा विक्रम! इसी समय वहीं राजकुमारी चंद्रप्रभा आ गई। उसे देखकर जयवंत अवाक रह गया। वह अनेक देशों के अंतपुर में गया था, पर उसने ऐसी सुंदरी आज तक न देखी थी। वह उस पर मोहित हो गया। वह भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। अंततः राजकुमारी भी उससे मोहित हो गई। दोनों ओर से नैनों के बाण चले और दोनों ही घायल हो गए। खैर, अंतपुर में व्यापार का जयवंत जैसे तैसे बाहर आ गया। बाहर आकर वह चंद्रप्रभा के वियोग में बुरी तरह छटपटाने लगा। राजकुमारी चंद्रप्रभा की मोहिनी सूरत वह भुला न पा रहा था। जयवंत का यह हाल हो गया कि व्यापार में उसे फूटी आंखों न सोया। वह सब कुछ त्याग कर उसी उधेड़बुन में पड़ गया कि राजकुमारी के एक बार दर्शन कैसे करे। अंतपुर में सख्त पहरा देने के कारण वहां पर जा भी नहीं सकता था। अंतपुर की ऐसी व्यवस्था थी कि वहां पक्षी भी पर न मार सकते थे। राजा के मंदिर और बगीचे के पास पचासों चक्कर काटने लगा कि शायद किसी प्रकार राजकुमारी की एक झलक मिल जाए, किंतु वह हर बार निराश होकर लौटता था। अपने मन का हाल भी वह किसी से नहीं कह सकता था। उसके साथी सहायक सब हैरान थे कि जयवंत को क्या हुआ है, क्यों वह पागल दीवानों की सी हरकतें कर रहा है। उन्होंने यह भी प्रयास किया कि जयवंत को वापस उसके घर ले जाया जाए। जयवंत ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। तब एक सहायक उसके पिता को सूचना देने चला गया। बाकी उसकी देखभाल के लिए रह गए। जयवंत रात दिन ठंडे और भरता और आशिक जैसा उसका हाल हो गया था। उसका पड़ाव नगर के प्रवेश द्वार के पास था। अपने डेरे में पड़ा पड़ा वह बस एक ही बात सोचता रहता कि किसी प्रकार राजकुमारी चंद्रप्रभा की एक झलक मिल जाए, किसी प्रकार उससे मिलना हो जाए। वह गुमसुम सा बैठा रहता। उसकी दशा पागलों के समान हो गई थी। इस दशा को देखकर उसके संग के सभी लोग अपरेशान हो उठे थे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे हुआ क्या है। भाग्य या समय का चक्र देखो। राजा विक्रम उस समय उस स्थान पर कामरूप कामाक्षा के तंत्र सीखकर भूतदेव नामक एक तांत्रिक आया था। जयवंत का एक सेवक तांत्रिक की ख्याति सुनकर उसके पास गया और जयवंत की दशा का बयान किया। वह तांत्रिक जयवंत को देखने लाया और अपने मंत्र बल से वह उसकी वास्तविकता को समझ गया। उसने स्पष्ट कह दिया था कि यह राजकुमारी चंद्रप्रभा से मिलने के लिए व्याकुल है। यह सुनते ही जयवंत ने जैसे नहीं चेतना आ गई। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं किसी भी सूरत में उससे मिलना चाहता हूँ। मैं मिला दूंगा। भूतदेव ने उसे एक ताबीज दे दिया और कहा, ताबीज को बांधते ही तू सुंदर लड़की में बदल जाएगा। जब ताबीज हटा देगा तो अपनी असल रूप में आ जाएगा। इस प्रकार तू राजकुमारी से मिल सकता है। पर अंतपुर में जाना कैसे होगा, इसका भी समाधान मेरे पास है, तांत्रिक ने कहा और देखते ही देखते स्वयं एक बूढ़े का रूप धारण कर लिया। फिर जयवंत को उसने ताबीज देकर लड़की का रूप धारण कराया और उसे राजा के पास पहुंचा दिया। राजमहल में जाकर उसने निवेदन किया, हे राजन, आप बड़े दयालु, धर्मात्मा व निधिवान हैं।
मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। ये मेरी पुत्री है, तीर्थ यात्रा पर ना कर सकेगी, अतः आप पर पूरा भरोसा है। मैं इसे आपके संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूँ। आपको बड़ा पुण्य होगा। जब मैं वापस आऊँगा तो इसे अपने साथ ले जाऊँगा। राजा ने तांत्रिक की बात मान ली। उसने युवती रूपधारी जयवंत को अंतपुर में राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास भेज दिया। तांत्रिक ने जयवंत से कहा, 1 सप्ताह में वह आ जाएगा, तब तक वह राजकुमारी का सुख पा ले, फिर देखा जाएगा। अंतपुर में राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसे अपनी सहेली बना लिया। जब रात आई और दोनों एकांत में हो गए तो जयवंत अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हो गई। दोनों ने खूब सुख भोगा। इस प्रकार दोनों का प्रेम व्यापार चलता रहा। किसी को कुछ भी पता न चला। कब 1 सप्ताह गुजर गया पता न चला। 1 सप्ताह बाद तांत्रिक आ गया। जयवंत ने गिड़गिड़ा कर उससे प्रार्थना की कि किसी प्रकार वह 1 सप्ताह और रुक जाए। तांत्रिक मान गया। हे राजा विक्रम, इस बीच मंत्री का लड़का जयवंत के उस युवती के रूप में मुग्ध हो गया और उसके वियोग में तड़पने लगा। उसके पिता को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने राजा से निवेदन किया कि युवती जयवंत से उसका विवाह करा दिया जाए। राजा ने तांत्रिक के आने तक रुकने को लिए कहा। 1 सप्ताह समाप्त हो गया। तांत्रिक आ गया। तब राजा ने उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा। तांत्रिक ने तब कहा, राजन, मैं अपनी कन्या से पूछकर बताऊंगा। युवती रूपी जयवंत अब सामने आया तो उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। तांत्रिक जयवंत के साथ राजमहल से बाहर आ गया। बाहर आकर जयवंत ने तांत्रिक को बताया कि राजकुमारी गर्भवती हो गई है। इस पर तांत्रिक ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और उसे बताया कि इसी आधार पर वह राजकुमारी से विवाह कर सकता है। जयवंत निश्चिंत हो गया। तांत्रिक चला गया। जब जयवंत राजा के पास गया, उसने चंद्रप्रभा को मांगा। राजा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, जयवंत ने बतलाया। राजा ने फिर उसका प्रस्ताव अब स्वीकार कर दिया। वह बहुत निराश हो गया। राजा ने चंद्रप्रभा से पूछा तो उसने सब कुछ बतला दिया। इसके बावजूद राजा ने जयवंत को प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस इनकार करने के कारण जयवंत को बड़ा सदमा लगा। हे राजा विक्रम, उसने आत्महत्या कर ली। अब तुम निर्णय करो कि इसका पाप राजा पर पड़ा या नहीं। क्या राजा दंड का भागी नहीं बनता? विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, राजा ने एकदम सही काम किया। बेताल ने पूछा, वह कैसे? सुनो बेताल, सच वही है जो दुनिया के सामने आता है। चोरी छिपे किया जाने वाला काम सच नहीं कहलाता। इस कारण राजा का इनकार करना ठीक था। फिर जयवंत ने आत्महत्या क्यों की? वह स्वयं दोषी माना जाएगा। मंत्री का बेटा भी तो जयवंत के स्त्री रूप पर मोहित हो गया था। उसने आत्महत्या क्यों नहीं की? वह तो जीवित है। मेरा यही न्याय है कि जग जाने सो सांचा, बाकी सब झूठा। बेताल बोला, तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। और फिर वह अट्ठास करता हुआ भाग खड़ा हुआ। विक्रम फिर उसके पास लपक गया और कुछ देर बाद ही उसे फिर से अपने कंधे पर लाद कर फिर चल पड़ा। विक्रम की यात्रा फिर शुरू हो गई। बेताल बोला, राजा विक्रम, इस प्रकार वह मर गया था। जब राजकुमारी को इसका पता चला तो वह दुखी हो गई। ठीक समय उसने जयवंत के पुत्र को उत्पन्न किया। राजा ने उस पुत्र को धाय को दान कर दिया और फिर वह राजकुमारी का विवाह करने के फेर में पड़ गया। राजकुमारी सुंदर थी ही एक राजकुमार सहमत हो गया। उसने राजकुमारी से विवाह कर लिया। दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। कुछ समय बाद राजकुमारी का वह पुत्र बड़ा हो गया। वह राजकुमारी से मिलने आया, पर राजकुमारी ने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। वह बेचारा चुपचाप लौट गया। अब राजा विक्रम, आप कहो, यह माँ का कैसा रूप है? क्या यह पाप नहीं है? विक्रम कुछ ना बोले। जवाब दो राजा विक्रम। देखो बेताल, वह राजकुमारी का अवैध पुत्र था। वह उसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? जग में कैसे कहती कि वह उसका बेटा है? पर माँ का यह व्यवहार। राजा विक्रम हंसकर बोला, बेताल, स्त्री का चरित्र जानना बड़ा मुश्किल है। इस बात को मानते हो? हाँ, क्या यह त्रिय चरित्र है? हाँ बेताल। बेताल बोला, राजा विक्रम, तुम सारी नारी जाति का अपमान कर रहे हो। और वह कंधे से उछलकर भाग खड़ा हुआ। राजा विक्रम बहुत प्रयास करके भी उसे न रोक सका। बेताल तीर के समान भाग गया। राजा विक्रम देखता रह गया। उसने सोचा, बेताल को किसी प्रकार साधु के पास तक ले जाना है। वह हिम्मत हारने वाला ना था। फिर वापस लौट पड़ा। मन ही मन वह बहुत क्रोध आ रहा था। उसने अपना क्रोध दबा के रखा था। उसने अपना काम बनाना था। भयानक रास्ता पार करता हुआ
वह वापस लौटा। उस समय वातावरण और भी भयानक हो गया था, फिर भी विक्रम निडरता पूर्वक चला जा रहा था। वह डरा नहीं। फिर उसे अपनी तलवार और बाहुबल पर भी तो भरोसा था। वह बढ़ता गया, उसी स्थान पर आ गया जहाँ बेताल लटका था। एक बार फिर वह उस वृक्ष से उतरकर अपने कंधे पर लादने का यत्न करने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।